माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और रहो सबसे आगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉस्मोस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बीएससी बायोलॉजी और मैथ की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी कदम है आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और जीवन में सबसे मूल्यवान जो चीज़ होती है वो समय होती है। तो जो आदमी समय के साथ नहीं चला वो पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो आपका समय नष्ट नहीं हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से। अब आगे बढ़ते जाओगे, समय के साथ आप चलते जाओगे। तो इसको ध्यान में रख के हमने काफ़ी मेहनत करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। आप भी सिंसियरली और ध्यान से हर एक वीडियो को देखें, उससे संबंधित प्रश्न पूछा करें और हर एक वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को करें और जो भी आपको असुविधा होती है, डिफ़िकल्टीज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उससे पूछें। नोटबुक लेके बैठें, अच्छे से नोट्स बनाएं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखा करें, समझा करें और क्वेश्चन पूछा करें। ऐसे ही करके आप आगे बढ़ोगे। तो अब आते हैं टॉपिक पर। हमने पिछले क्लासेस में जूलॉजी की क्लास की बात कर रहा हूँ। जूलॉजी क्लासेस में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर आपको याद होगा तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था, जो 3 टाइप का होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्पेसीज डाइवर्सिटी, और आपका तीसरा आपका होता है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके बाद हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी या वर्गीकरण श्रेणी के बारे में। ये क्या होती है वर्गीकरण से श्रेणी, और टेक्सोन या वर्गक क्या होता है। तो कोई भी आप कुल ले लो या परिवार ले लो या फैमिली ले लो या आप कोई भी आप वंश ले लो, जीनस ले लो या कोई प्रजाति ले लो। ठीक है, ये सारे अपने आप में क्या है, एक वर्गक है, टेक्सोन है। कोई भी आपका जंतु है, जैसे आपने बोला कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, ये सारे क्या हैं, किसी न किसी लेवल पर वर्गक हैं, किसी न किसी स्तर पर वर्गक को निर्देशित करते हैं। उसी तरह जैसे आपने किसी पौधे के कुल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे मालवेसिया। सो मालवेसिया भी क्या है, आपकी एक टेक्सोन है। और कौन सा टेक्सोन है ये फैमिली स्तर या कुल स्तर या परिवार स्तर का टेक्सोन है। ठीक है, हम देखते हैं सबसे बड़ा टेक्सोन क्या होता है और सबसे छोटा टेक्सोन या वर्गक क्या होता है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी या इसको कहा जाता है वर्गीकरण श्रेणी। वर्गीकरण श्रेणी कहा जाता है। तो वर्गीकरण श्रेणी में सबसे जो उच्च स्तर का जो वर्गक आता है उसे कहा जाता है किंगडम। किंगडम, इसको साम्राज्य भी कहा जाता है, साम्राज्य या जगत। जैसे एनिमल किंगडम मतलब जंतु साम्राज्य या जंतु जगत। जैसे प्लांट किंगडम मीनिंग क्या हुआ, पादप साम्राज्य या पादप जगत। तो किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम। फाइलम, और फाइलम को क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। उसके बाद होता है क्लास, आपका आता है जिसे क्या कहते हैं, वर्ग कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर जिसे गण कहा जाता है। इसके बाद जीनस, वंश, और इसके बाद आपका स्पेसीज। इसका मतलब क्या होता है, जाति। ठीक है,
तो वर्गीकरण श्रेणी में सबसे उच्च स्तर का जो टेक्सन होता है, ये सारे क्या है अपने आप में टेक्सन है। किंगडम भी क्या है, एक टेक्सन है। फाइलम या संघ भी क्या है, टेक्सन है। क्लास या वर्ग भी क्या है आपका टेक्सन है। ऑर्डर या गण भी क्या है आपका टेक्सन है। जीनस या वंश भी क्या है आपका टेक्सन है। स्पेसीज और जाति भी क्या है, टेक्सन है। तो ये सारे क्या होते हैं, टेक्सन होते हैं। और इनको एक साथ क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्गीकरण श्रेणी। ये हो गया आपका टेक्सन। ठीक है, तो इसमें टेक्सन सबसे निचली स्तर का टेक्सन कौन सा होता है, अब याद रखेंगे जाति। और सबसे ऊपरी स्तर का टेक्सन या वर्गक क्या होता है, इसको वर्गक कहा जाता है। टेक्सन या वर्गक क्या होता है, किंगडम या साम्राज्य। तो हमने अभी देखा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वर्गीकरण श्रेणी के बारे में, कौन कौन से वर्गक होते हैं, सबसे उच्च स्तर का वर्गक क्या होता है और सबसे निम्न स्तर का वर्गक क्या होता है। अब हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ये क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं जो जंतुओं के नामकरण के लिए, पादपों के नामकरण के लिए और जो जीवाणु होते हैं उनके नामकरण के लिए कुछ नियम प्रतिपादित करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। उनको कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर वैसे नियमों का समूह है या वैसे प्रस्तावना है जिसमें जंतुओं, पादपों या जीवाणुओं के नामकरण के बारे में चर्चा की जाती है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पादपों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, जंतुओं के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर होता है और बैक्टीरिया या जीवाणुओं के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर होता है। तो अगर हम एनिमल के नोमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की बात करें, एनिमल जंतु के नामकरण की बात करें, तो जिन नियमों के आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN कहा जाता है। अब अगर प्लांट की बात करें, जिस अंतर्राष्ट्रीय नियम के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर पादपों के नामकरण के बारे में चर्चा की जाती है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर शॉर्ट में कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ
बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। अब हम आते हैं, बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणुओं के नामकरण से संबंधित जो नियम है, जो अनुशंसा है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of bacteria, nomenclature of बैक्टीरिया। से 3 प्रकार के जीवों के समूह के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, नियमों का समूह है, अनुशंसा है, जो उनके नामकरण के बारे में नियम का प्रतिपादन करता है और जिनके आधार पर हम नामकरण करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या होते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नियमों का समूह होता है, रिकमेंडेशन होते हैं, अनुशंसा होते हैं, जिनके आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है। अब हम आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या। सबका पहला उद्देश्य है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर का, और नोमेनक्लेचर ऑफ हम बात करने जा रहे हैं ICGL, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है कि बॉटेनिकल नेम, पादपों के वैज्ञानिक नामकरण के आधार पर किस प्रकार से जंतुओं का नामकरण किया जाए। तो बॉटेनिकल नेम के आधार पर जंतुओं का नामकरण, पहली बात हो गई। दूसरा इसका उद्देश्य है कि अगर कोई दुविधा आती है जंतुओं के नामकरण से संबंधित, तो उसे किस प्रकार से सुलझाया जाए। जैसे एक ही प्रकार का अगर नाम आ रहा हो, कहीं कन्फ्लिक्ट्स हो रहा हो, कहीं दुविधा आ रही हो नामकरण के बारे में, तो उसको कैसे सुलझाया जाए। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो दुविधा या कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, इसे कन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना, को सॉल्व करना या सुलझाना, सॉल्व करना। किसके बारे में? जंतुओं के नामकरण के बारे में। सो जंतुओं के नामकरण के बारे में अगर कोई दुविधा हो तो उसको क्या किया जाए? जंतुओं का नामकरण। तो इससे संबंधी, जंतुओं के नामकरण से संबंधी जो दुविधा हो उसको कैसे सुलझाया जाए। तीसरा जो है, जो साइंटिफिक लिटरेचर जो होते हैं, जो वैज्ञानिक लेखन होते हैं, उसमें जो है जंतुओं के नामकरण की कैसे व्याख्या की जाए। तो वैज्ञानिक लेखन या जिसे कहा जाता है साइंटिफिक लिटरेचर। तो इस वैज्ञानिक लेखन में, साइंटिफिक लिटरेचर में कैसे किसी जंतु के नाम की व्याख्या की जाए। इसमें जंतु के नाम की व्याख्या, जंतु के नाम की व्याख्या कैसे की जाए। ये 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला होता है
कि बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम जिसको कहते हैं, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम के आधार पर जंतुओं का नामकरण कैसे किया जाए। दूसरा है, अगर दुविधा है जंतुओं के नामकरण से संबंधित तो उसको कैसे किस प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर सुलझाया जाए। और तीसरा है वैज्ञानिक लेखन, साइंटिफिक लिटरेचर में अगर किसी जंतु के नामकरण की बात की जाती है तो उसकी व्याख्या कैसे की जाए। सो ये हो गए आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जंतुओं से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उनके उद्देश्य के बारे में। अब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर होते हैं उनके मुख्य गुण क्या हैं। कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के मुख्य गुण, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नामकरण के जो नियम हैं, नामकरण के नियम के मुख्य गुण, के मुख्य गुण, तीन मुख्य गुण होते हैं नामकरण के नियम के, चाहे वो पादपों से संबंधित नामकरण हो, जंतुओं से संबंधित नामकरण हो, चाहे जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित नामकरण हो। इसके तीन मुख्य गुण होते हैं। पहला गुण होता है यूनिकनेस, यूनिकनेस, पहला जो गुण होता है वो यूनिकनेस होता है, विशिष्टता, विशिष्टता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो नामकरण हो, चाहे पादपों का नामकरण हो, चाहे जंतुओं का नामकरण हो, चाहे जीवाणुओं का नामकरण हो, उनका नाम क्या होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दूसरा जो नियम है यह आपका यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जिसको कहा जाता है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। तो जो नामकरण जो होगा, जंतुओं का जो वैज्ञानिक नामकरण होगा वो क्या होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए, जो विश्व के सारे देशों में उसको मान्य होना चाहिए। तीसरा आपका गुण इसमें होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, अस्थायित्व, अस्थायित्वता। ठीक है, तो तीसरा इसका मुख्य गुण क्या होना चाहिए, अस्थायी आपका होना चाहिए। तो जो भी नामकरण हो वो क्या हो, विशिष्ट होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, अस्थायित्व होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर या नामकरण के सिद्धांत की हम बात करें तो यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, 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 नामकरण के सिद्धांत, नामकरण के सिद्धांत, नामकरण के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर जो होते हैं, नामकरण के सिद्धांत जो होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। पहला जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ये किसका सिद्धांत है, द्विनामकरण का सिद्धांत, द्विनामकरण का
सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने, कैरोलस नेलियस ने दिया था। तो द्विनामकरण का मतलब क्या होगा कि किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला जीनस नेम होता है और वंश नाम होता है, दूसरा होता है आपका स्पेसीज नेम जो होता है विशिष्ट नाम। तो द्विनामकरण का मतलब क्या हुआ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक आता है बाइनोमियल, इसको बोलते हैं द्विनामकरण। द्विनामकरण, द्विनामकरण। तो इसके अनुसार जो है किसी भी जंतु का या वैज्ञानिक नाम जो होगा दो भागों में बटा होता है। एक होता है जीनस, जीनस नेम जिसे वंश नाम कहा जाता है। दूसरा स्पेसीज नेम, स्पेसीज नेम जाति नाम या विशिष्ट नाम कहा जाता है, विशिष्ट नाम। तो दो भागों में चूंकि वैज्ञानिक नाम दो नामों का संयोजन होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? द्विनामकरण कहा गया। तो जीनस नेम में, स्पेसीज नेम में। अगर इसके बाद कोई अगर उपजाति आती है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल कहा जाता है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या होगा? त्रिनामकरण, नामकरण। तो इसमें क्या होगा? वैज्ञानिक नाम के कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। उसमें पहला भाग जो होगा आपका जीनस नाम होगा, जीनस नेम होगा जिसे वंश नाम कहा जाता है, वंश नाम। और उसके बाद आपका स्पेसीज नाम, नेम, विशिष्ट नाम, विशिष्ट नाम। और तीसरा सब स्पेसीज नेम, सब स्पेसीज, सब स्पेसीज नेम, उपजातीय नाम, उपजाति, उपजातीय नाम, उपजातीय नाम। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि द्विनामकरण क्या होता है और त्रिनामकरण क्या होता है। द्विनामकरण में किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं, यह दो नामों के संयोजन से बना होता है, वंश नाम तथा विशिष्ट नाम, जीनस नेम तथा स्पेसी नेम। ट्राइनोमियल का अर्थ हुआ त्रिनामकरण। कोई भी वैज्ञानिक नाम जो है त्रिनामकरण में 3 भागों के द्वारा, इनके संयोजन के द्वारा मिलकर बना होता है। जीनस नेम वंश नाम, स्पेसी नेम विशिष्ट नाम और सब स्पेसी नेम उपजातीय नाम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत यही कहता है कि जो वैज्ञानिक नाम होगा वो 2 नामों से मिलकर बना होता है, वंश नाम तथा विशिष्ट नाम। अब इसका उदाहरण देखें, जिराफा कैमेलोपार्डेसिस, कैमेलोपार्डेलिस, जो जिराफ का वैज्ञानिक नाम है जिराफा कैमेलोपार्डेलिस। और यहाँ मैं उपजाति लिख रहा हूँ इसका, सब स्पीसीज, ऑर्थोसिटी, ऑर्थोसिटी। अब यहाँ आप देखें ये किस प्रकार का नाम है? त्रिनामकरण, ट्राइनोमियल है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका जीनस। किसका नाम हो गया? जीनस का नाम हो गया। ये किसका नाम हो गया? स्पेसीज का नाम हो गया। और ये किसका नाम हुआ आपका? सब स्पेसीज का नाम, सब स्पेसीज का नाम हुआ। तो द्विनामकरण का सिद्धांत आपने अभी देखा, जिसके अनुसार प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं, जीनस नेम तथा स्पेसीज नेम। अब अगला जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत। सो ये क्या होता है? प्राथमिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी जीव के 2 वैज्ञानिक नाम उपस्थित हों तो इसमें कौन सा नाम मान्य होता है? तो जो 2 उपलब्ध वैज्ञानिक नाम हैं, इसमें जो पुराना नाम जो है वो क्या होता है?
मान्य होता है। तो नए नाम की तुलना में जो पुराना वैज्ञानिक नाम जो होता है वह मान्य होता है, और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो दूसरे नियम की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है? प्राथमिकता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत। तो क्या कहता है ये नियम? जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी जीव के दो वैज्ञानिक नाम उपलब्ध हों तो इसमें से जो पुराना नाम जो होता है उसको माना जाता है, वह मान्य होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, आपका लाइमेक्स मेकुलेटस, मेकुलेटस 1837, और दूसरा लाइमेक्स मैक्सिमस 1758। अब देखिए, यहाँ एक ही जीव के दो उपलब्ध नाम है, लाइमेक्स मैकुलेटस 1837 और दूसरा लाइमेक्स मैक्सिमस 1758। तो इसमें आपका जो है लाइमेक्स मैक्सिमम जो है इसकी तुलना में क्या है? आपका ओल्ड है, पुराना नाम है, तो इसे क्या कहा जाएगा? यह नाम क्या होगा? मान्य होगा। यह क्या होगा? मान्य नाम होता है। तो इन दोनों उपलब्ध नाम में से आपका जो पुराना नाम हो गया, यहाँ देखिए लाइमेक्स मैक्सिमम 1758 है, यहाँ लाइमेक्स मैकुलेटस 1837 है, तो पुराना नाम क्या होगा? मान्य हो गया। तो प्राथमिकता किसको दी जाती है? इस पुराने नामकरण को क्या की जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इस नियम को कहा जाता है प्राथमिकता का सिद्धांत। अब हम लोग तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वयता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, 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 समन्वयता का, समन्वयता का नियम, समन्वयता का नियम। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वयता का नियम? यह नियम कहता है कि अगर किसी प्राणी के वैज्ञानिक नाम अगर प्रकाशित होते हैं, नए नाम प्रकाशित होते हैं, तो उससे संबंधित जो परिवर्तन है वह पहले से उपलब्ध नाम में जुड़ जाता है। मैंने क्या कहा समन्वयता के नियम में कि अगर किसी प्राणी से संबंधित वैज्ञानिक नाम अगर प्रकाशित होते हैं, अगर उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के साथ प्रकाशित होते हैं, तो पहले से जो उपलब्ध नाम है उसके साथ वो परिवर्तन क्या होता है? जुट जाता है। हम बोल सकते हैं उसमें समन्वयता स्थापित करता है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल उदाहरण हम देखते हैं। जिराफा, जिराफा कैमेलो पार्डेलिस, जिराफा कैमेलो पार्डेलिस, लिनियस लिनियस 1758, यहाँ कॉमा। दूसरा जिराफा
जिराफा, कैमेलो पार्डेलिस, कैमेलो पार्डेलिस, कैमेलो पार्डेलिस, कैमेलो पार्डेलिस, लीनियस, लीनियस 1758। अब आप देखें मैंने क्या कहा था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद समन्वयता के नियम के बारे में। अगर किसी प्राणी का वैज्ञानिक नाम प्रकाशित होता है परिवर्तन के साथ, चेंजेस के साथ, तो वह पहले से उपलब्ध जो वैज्ञानिक नाम है उस प्राणी के, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो अब यहाँ देखें कि जिराफ का जो वैज्ञानिक नाम था जिराफा कैमेलो पार्डेलिस, लीनियस 1758। तो जिराफा कैमेलो पार्डेलिस ये क्या है आपका, आपको याद होगा ये क्या है, द्विनामकरण है। पहला नाम क्या होगा, वो जीनस नाम है, वंश नाम, और दूसरा क्या है आपका स्पेसिफिक नेम या विशिष्ट नाम है आपका। अब इसमें परिवर्तन क्या है, उसकी सब प्रजाति के बारे, उपजाति के बारे में पता चला और प्रकाशित हुआ। तो पहले से जो उपलब्ध नाम है मेरा वो क्या था, जिराफा कैमेलो पार्डेलिस। इसके साथ क्या जुड़ गया, कैमेलो पार्डेसिस से हो गया सामंजस्य स्थापित करना। पहले से जो उपलब्ध नाम था जिराफा कैमेलो पार्डेलिस, इसके साथ इसकी उपजाति जुट गई, उपजाति ने इसके साथ सामंजस्य स्थापित किया, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य का नियम या समन्वयता का नियम। सो ये जो कैमेलो पार्डेलिस हमने लिखा है ये क्या होगा आपका, जीनस नेम हो गया, वंश नाम हो गया, वंश नाम, जीनस नेम। ये क्या हो गया आपका स्पेसीज नेम, विशिष्ट नाम हो गया, विशिष्ट नाम हो गया, और आपका ये क्या हो गया आपका उपजातीय नाम, उपजातीय नाम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। अब इसका जो चौथा नियम है नामकरण के सिद्धांत से संबंधित, वह है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, प्रथम पुनरावलोकक का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर से प्रथम पुनरावलोकक जो रिवाइज करता है पुनरावलोकक कहलाता है। तो उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी प्राणी के दो वैज्ञानिक नाम उपलब्ध हों तो उस दोनों उपलब्ध नाम में से जिसने प्रथम बार उसका पुनरावलोकन किया है वह अपने आधार पर उसमें से किसी एक नाम का चयन कर सकता है, क्योंकि वह फर्स्ट रिवाइजर है, प्रथम पुनरावलोकक है, उसने पहली बार रिवाइज किया है, ठीक है। तो उसमें उसके अनुसार जो होगा उस दोनों वैज्ञानिक नाम से कोई भी एक नाम क्या होगा, मान्य होगा और उस पर विचार किया जाएगा। सो आइए देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, प्रथम पुनरावलोकक, यह रिवाइजर का सिद्धांत। इसका हम देखेंगे उदाहरण। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी प्राणी के दो वैज्ञानिक नाम उपलब्ध हों तो जो प्रथम पुनरावलोकक है उसके अनुसार इन दोनों में से कोई एक नाम चयनित होगा। तो हम देखते हैं।
लीनियस। ने दो नामकरण दिए थे एक प्राणी के बारे में, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका, स्कैंडिएका, और दूसरा स्ट्रिक्स नॉक्टुआ, नॉक्टुआ, नॉक्टुआ। लीनियस, लीनियस 1758, और यहाँ भी लीनियस, लीनियस 1758। अब देखिए यहाँ इस प्राणी के दो नाम हैं जो लीनियस के द्वारा दिए गए हैं, स्टिक्स स्कैंडिएका और स्टिक्स नॉक्टुआ। अब इसके प्रथम पुनरावलोकक हैं जिन वैज्ञानिक ने प्रथम बार इसका पुनरावलोकन किया, इस नाम को रिवाइज किया, उनका नाम था लिनबर्ग, लिनबर्ग। सो लिनबर्ग ने इसको रिवाइज किया, रिवाइज किया या पुनरावलोकन किया, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन किया 1931 में। और उन्होंने बताया कि जो दोनों अलग अलग जो नाम जो हैं एक ही प्रकार के पक्षी का नाम है जिसे स्नोवी फॉल कहा जाता है, स्नोवी ओल, स्नोवी ओल, बर्फीला जो उल्लू होता है, तो ये बर्फीला उल्लू, उल्लू स्नोवी ओल, उल्लू इससे संबंधित है। अभी प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर क्या करता है कि जो प्रथम पुनरावलोकक होगा उसके अनुसार दोनों में से एक नाम चयनित होगा। वह इस पर निर्भर करता है कि किस नाम का चयन करता है, कि प्रथम पुनरावलोकक जो है वह क्या करता है, इस दोनों नाम में से कोई एक नाम का चयन कर सकता है। और इन्होंने जिस नाम का चयन किया वो था, लिनबर्ग ने चयन किया स्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका, स्कैंडिएका। तो उन्होंने कहा कि स्नोवी ओल या बर्फीला उल्लू जो है इससे दोनों नाम संबंधित हैं, और इस दोनों नाम से आपका चयनित हो गया स्टिक्स स्कैंडिएका, जो क्या हो गया, मान्य नाम होता है। इस नाम पर विचार किया, इस नाम को माना जाता है। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर। अब आपका जो पांचवा नियम है ये हमने अभी पढ़ा है चौथे नियम के बारे में, इसके बारे में, चौथे नियम के बारे में। अब इसका पांचवा जो नाम होता, नियम होता है, पांचवा जो सिद्धांत होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोनीमी, संविदिता का नियम। तो देखते हैं संविदिता का नियम क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमिनीमी, प्रिंसिपल ऑफ होमिनीमी, प्रिंसिपल ऑफ होमिनीमी, संविदिता का नियम, संविदिता का नियम। तो संविदिता का नियम क्या कहता है, आपको मैंने प्रारंभ में बताया था वर्गीकरण श्रेणी के बारे में और वर्गक के बारे में। अनेक श्रेणी होते हैं वर्गक के, अनेक स्तर होते हैं, जैसे आपका साम्राज्य जगत हो गया जिसको किंगडम कहा जाता है, उसके बाद आपका फाइलम होता है, संघ होता है, उसके बाद क्लास होता है या वर्ग होता है, उसके बाद होता है आपका ऑर्डर होता है, गण होता है, उसके बाद जीनस या वंश और स्पेसीज या प्रजाति। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर वर्गक की किसी भी श्रेणी में, मैं एक बार पुनः आपको वर्गक की श्रेणी के बारे में बता रहा हूं। पहला क्या था आपका, किंगडम था,
किंगडम, किंगडम। दूसरा आपका था किंगडम के बाद आपका फाइलम, फाइलम। फाइलम के बाद क्या था आपका क्लास, क्लास के बाद क्या था आपका जीनस, और जीनस के बाद क्या था आपका स्पेसीज, स्पेसीज। तो ये हो गया आपका साम्राज्य जगत हो गया है, संघ हो गया है, वर्ग हो गया, वंश हो गया, और क्या होगा आपका जाति आपका होता है। तो यह नियम कहता है कि किसी भी स्तर का अगर टेक्सन होगा तो उस टेक्सन में अगर एक भी लेटर का, एक भी अक्षर का परिवर्तन होता है तो वह टेक्सन अलग हो सकता है। वो टेक्सन क्या होगा, अलग होगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी टेक्सन, किसी भी स्तर का टेक्सन, चाहे किंगडम स्तर का हो, चाहे वो फाइलम स्तर का हो, चाहे क्लास स्तर का हो, चाहे जीनस स्तर का हो, चाहे स्पेसीज स्तर का हो, इनमें अगर एक अक्षर का भी परिवर्तन होता है तो उन्हें समान नहीं माना जाता है। सो टेक्सन का नाम तब तक समान नहीं माना जाएगा जब तक उसके सारे अक्षर एक समान आपके नहीं होंगे। तो इसका उदाहरण देखें, जैसे आपका जैसे है आर्गस है, आर्गस, आर्गस, आर्गुआ, आर्गुआ, आर्गुलस, आर्गुलस, गुलस। ये सारे क्या हैं, जीनस हैं। ये सारे क्या हैं आपके जीनस हैं, वंश के नाम है। ये क्या वंश का नाम है, आर्गस। यहाँ क्या है, आर्गुआ। यहाँ क्या है, आर्गुलस। तो ये क्या है, अपने आप में क्या है, जीनस नाम भी क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, टेक्सन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आर्गस कुछ अक्षरों में समानता है लेकिन इनमें बिल्कुल समानता, एक समान बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ अक्षरों का अंतर है, डिफरेंस है, तो इनको अलग अलग माना जाता है, इनको समान नहीं माना जाता है। तो यही कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोनोमी, संविदिता का सिद्धांत। ये अगर किसी टेक्सन के नाम में, वर्गक के नाम में अगर एक भी अक्षर का परिवर्तन होता है तो वह नाम, वह वर्गक या वह टेक्सन समान नहीं माना जाता। जैसे आर्गस, आर्गुआ, आर्गुलस, तो ये तीनों में कुछ न कुछ अक्षर का अंतर है, जिससे कारण क्या है, ये अलग अलग प्रकार के जीनस हैं, अलग अलग प्रकार के वंश हैं। अब आखिरी नियम जो आपका आता है, जो 6 नंबर का नियम है, 6ठा नंबर है आपका प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन, टाइपिफिकेशन, प्रकारिता का नियम जिसे सिद्धांत कर सकते हैं, प्रकारिता का सिद्धांत, प्रकारिता का सिद्धांत। अभी क्या कहता है प्रकारिता का सिद्धांत, मैंने आपको अभी बताया था कि अलग अलग स्तर के वर्गक होते हैं, टेक्सन होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पेसीज, जीनस और स्पेसीज। अब देखिए इसमें हर एक का क्या है आपका टाइप है। किंगडम का क्या टाइप क्या है आपका, फाइलम। इसका मीनिंग क्या होगा, ये किंगडम में क्या होंगे, बहुत सारे फाइलम होंगे। फाइलम का टाइप क्या होगा, क्लास होगा। इसका टाइप क्या हो गया, क्लास। एक फाइलम में बहुत सारे क्लास। क्लास का टाइप क्या होगा आपका, ऑर्डर होगा। ऑर्डर का टाइप क्या होगा, जीनस होगा। और जीनस का टाइप क्या होगा आपका, स्पेसीज होगा। और स्पेसीज का पुनः प्रकार क्या होता है, सब स्पेसीज होता है। ठीक है, तो सबके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस नियम को कहा जाता है प्रकारिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। सो हर एक टेक्सन लेवल है, सारे क्या हैं आपको टेक्सन लेवल है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी है। ठीक है, तो
ये आपके टेक्सोन, हर एक स्तर पर क्या है, टेक्सोन। ए भी क्या है आपका, टेक्सन। ए भी क्या है आपका, टेक्सोन। ए भी क्या है आपका, टेक्सोन। ऑर्डर भी क्या है, टेक्सन है। जीनस भी क्या है, टेक्सन है। और आपका स्पेसीज भी क्या है आपका, टेक्सोन है। ये सारे क्या है आपके टेक्सन है। सो हर एक का आपका टाइप होगा। किंगडम का टाइप क्या हो गया, फाइलम। और फाइलम का टाइप क्या हो गया, क्लास। क्लास का टाइप है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का जीनस, जीनस स्पेसीज। एक और टाइप आपका इसमें आप जोड़ सकते हैं, फैमिली। फैमिली, उसके बाद आता है आपका जीनस, उसके बाद आता है आपका स्पेसीज। स्पेसीज। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, टेक्सोन हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पर उठा लो, क्लास का टाइप क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर का टाइप क्या होगा, फैमिली। फैमिली का टाइप क्या होगा, जीनस। जीनस का टाइप क्या होगा, स्पेसीज आपका होता है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन या प्रकारिता का सिद्धांत। यह कहता है कि हर एक टेक्सोन लेवल का क्या होगा, एक अपना क्या होगा, टाइप होगा। एक अपना क्या होगा, आपका प्रकार होगा। तो ये आपका ये छठा नियम था। तो हमने जो नामकरण के सिद्धांत थे, 6 सिद्धांत थे, इसके 6 सिद्धांत के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। कौन कौन सा था सिद्धांत, पहला था प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण का सिद्धांत। उसके बाद आपका दूसरा जो था वो था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन था, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एडवाइजर था, प्रिंसिपल ऑफ होमोनिमी था, प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन था। ये सारे आपके सिद्धांत थे। तो उन सिद्धांतों के बारे में एक बार हम पुनः देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उसको हम एक बार दोहराते हैं। साहब का जो पहला सिद्धांत था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ आपका सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेशन। तीसरा आपका नियम है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एडवाइजर। चौथा नियम था प्रिंसिपल ऑफ होमोनिमी। पांचवा सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। और आपका छठा सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। तो हमने पढ़ा नामकरण के सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण का सिद्धांत, समन्वयता का सिद्धांत, प्रथम पुनरावलोकक का सिद्धांत, संविदिता का सिद्धांत, होमोनोमी का सिद्धांत,
प्राथमिकता का सिद्धांत और टाइपिफिकेशन प्रकारिता का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, कैटेगरी वर्गीकरण श्रेणी, वर्गीकरण श्रेणी। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि कौन कौन से इसमें टेक्सन होते हैं। किंगडम, किंगडम, उसके बाद आपका फाइलम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तथा स्पेसीज, स्पेसीज। ठीक है, ये हो गया आपका जगत हो गया या साम्राज्य, ये हो गया आपका संघ, ये हो गया आपका वर्ग, आपका गण, ये होगा कुल या परिवार, परिवार या कुल, ये आपका हो गया वंश, और यहाँ हो गया आपके जाके जाति, जाति। तो हमने आज किसके बारे में पढ़ा था? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं जिनके आधार पर प्राणियों का नामकरण किया जाता है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। जिन नियम, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर पादपों का नामकरण किया जाता है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और जिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर जीवाणुओं का नामकरण किया जाता है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हमने पढ़ा, चूंकि हम जंतु शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में। उनके मुख्य गुण क्या होते हैं? यूनिकनेस, विशिष्टता, यूनिवर्सलिटी, इसको कहते हैं सार्वभौमिकता, और स्टेबिलिटी, अस्थायित्वता। तो नामकरण में तीनों गुण उपस्थित होना चाहिए। नामकरण क्या होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए और स्थायित्व होना चाहिए। हमने देखा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो थे, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके उद्देश्य क्या थे? उनके पहला उद्देश्य क्या था उनका? कि पादपों के नामकरण, पादपों के नामकरण के आधार पर जंतुओं का नामकरण, वैज्ञानिक नामकरण कैसे करना। अगर दूसरा था, अगर कोई दुविधा हो, अगर बहुत सारे नाम एक साथ उपस्थित हों, तो किस प्रकार से इस समस्या को सुलझाना। और तीसरा आपका था कि वैज्ञानिक लेखन में किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम की व्याख्या किस तरीके से करना। तो उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के सिद्धांत के बारे में। ये आपके 6 नामकरण के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एडवाइजर, प्रिंसिपल ऑफ होमोनिमी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। इसको कहते हैं, पुनः एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, द्विनामकरण का सिद्धांत, इसको कहा जाता है समन्वयता का सिद्धांत, इसको कहा जाता है प्रथम पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसे कहा जाता है संविधिता का सिद्धांत, और इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत, और टाइपिफिकेशन, प्रकारिता का सिद्धांत कहा जाता है। हमने चर्चा की थी टेक्सोनोमिक कैटेगरी, वर्गीकरण श्रेणी के बारे में, जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, मतलब जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश और जाति में स्तर के होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो एकोषकीय प्राणी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके शारीरिक संरचना के बारे में, उनके गति या प्रचलन, लोकोमोशन के बारे में, उनमें पाचन के बारे में,
उनमें जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मेटाजोआ मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ। एक कोशिकीय प्राणी को प्रोटोजोआ में रखा जाता है और जो एक कोशिका से अधिक संख्या जिनसे के द्वारा जिनकी शारीरिक संरचना का निर्माण होता है उन्हें बहुकोशिकीय प्राणी कहा जाता है, मेटाजोआ कहा जाता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है, मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो हम जारी करते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें। अगर कोई कठिनाई आती है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछें और मैं आपको इससे संबंधित आपको प्रश्न देते रहता हूँ और व्हाट्सएप पर आपको प्रश्न मिल जाते होंगे। अब वो प्रश्नों को सॉल्व करें, उनको सुलझाएं और किसी भी प्रकार की कठिनाई होती हो तो उसके बारे में आप कमेंट्स दें। और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगली चर्चा के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।